नमस्कार दोस्तों, टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज एक विशेष मुद्दे पे बात लेकर के हम लोग आए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे थोड़ी सी जानकारी का आदान प्रदान होना जरूरी है। वो क्या है, कैसी स्थिति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात करने के लिए आज हमारे पास वैसे दो व्यक्ति हैं जिनके अंदर अग्नि लगी हुई है, आग लगी हुई है। इनके लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि अपने अंदर एक आग लगानी चाहिए, अपने आप को उसमें जलाना चाहिए। जलना, टूटना, राख बनना, फिर उस राख से मिट्टी में मिलना, ये सफर तय करनी चाहिए। ये लाइन उस आईपीएस अधिकारी की है जिन्हें मुंबई में जबरन क्वारंटाइन किया गया था। मैं बात कर रहा हूं विनय तिवारी जी की। प्रेरणा स्रोत लाइन और समाज सेवी के अंदर जो आग रहती है वो इसी तरह की आग है। तो मैं आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं इस डिबेट के लिए संजीव कुमार जी को। जी संजीव जी नमस्कार। टुडे 24.in में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार टुडे 24 के सभी दर्शकों को और भी सभी लोगों को। और हमारे दूसरी तरफ में हैं पीयूष कुमार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका पीयूष जी। आपका भी स्वागत है हमारे संस्कारशाला जी। तो आज बात हम लोग करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह से काम कर रही है और उसके बारे में जानकारी। पीयूष जी जाने माने कॉमर्स के टीचर हैं, लेखक भी हैं। संजीव जी एक व्यवसायी हैं, समाजसेवी हैं और लेखक भी हैं। तो इन लोगों से हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई है वो क्या है। तो पहले हम चाहेंगे कि पीयूष जी इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 34 साल बाद भारत को एक नया भारत बनाने के प्रति एक नया शिक्षा नीति लेके आए। यह शिक्षा नीति 5+3+3+4 के रूप में विभक्त है। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो इंग्लिश का बोलबाला था प्राइमरी एजुकेशन में, वो इंग्लिश का जो वेटेज था उसको कम करके हमारी मातृभाषा को, राष्ट्रभाषा को डेवलप करने की बात की गई है। और जो चाइना बार बार हम लोग को साइबर अटैक करने की बात करती है, उसको रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और जो नीति लाई गई उसमें कोडिंग कंप्यूटर कोडिंग की भी बात की गई है कक्षा 6 से लेकर 8 तक। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक साइंस का विद्यार्थी भी आर्ट को स्टडी कर सकता है, आर्ट का विद्यार्थी भी साइंस को स्टडी कर सकता है। और इससे कहीं सबसे बड़ी बात अगर इस शिक्षा नीति को हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बात आया है कि शिक्षा नीति को लाने के पहले 2 लाख लोगों से जनमत संग्रह किया गया है, जो कि गांव के लोग 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श करने के पश्चात शिक्षाविद से, टीचर से, शिक्षकगण से, विद्यार्थियों से बात करके शिक्षा नीति लाई गई। जैसा कि पीयूष जी ने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट, एबिलिटी और ब्रेन मैपिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। होड़ लगी रही, कभी वकील बनने की, कभी डॉक्टर बनने की, कभी पुलिस में जाने की। एक होड़ सी इंजीनियरों का फौज बना रहा है कि कभी हम इंजीनियर ही बनेंगे। तो ये एक कार्यक्रम को ब्रेन मैपिंग के द्वारा ये जानना कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो किस ओर जाना चाहता है, इस पर जोर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने कहा क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव होने की बात भी। तो क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव के लिए मैं संजीव जी से जानना चाहूंगा कि संजीव जी आप बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग हों और इनोवेटिव हों, इस पर जोर दिया है उन्होंने। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 34 साल के बाद एक नई शिक्षा नीति भारत जैसे देश में, जहां 30 करोड़ विद्यार्थी हैं और 80 लाख शिक्षक हैं,
वहां 34 साल के बाद शिक्षा नीति आई है, जिसका ड्राफ्ट बनाने में 6 साल का समय लगा है। और मैंने पूरा इसके बारे में लगभग 16 घंटे अध्ययन किया इस शिक्षा नीति के बारे में। YouTube को देखा, इंटरनेट से जानकारियां ली, कई मंत्रियों और शिक्षा से जुड़े लोगों को पढ़ा। मानव संसाधन विकास को अब बदल के शिक्षा आयोग कर दिया गया है। लेकिन इसमें मुझे बहुत सारी खामियां लगी। मुझे पता चला कि जो अभी आप बात कर रहे हैं उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन बेसिक से शुरू करना जरूरी है। मुझे पता चला कि कई जगह से इस शिक्षा नीति के लिए राय मशवरा लिया गया, गांव-गांव के छोटे-छोटे जगह से लिया गया। पीयूष जी ने भी बताया कि 1,25,000 ग्राम पंचायतों और सब जगह से लिया गया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि ठीक है, आप सब कुछ तय कर रहे हैं, देशभक्ति की भावना जब बच्चों को आप इनोवेटिव के रूप में ला रहे हैं, जब 5+3+3+4 पे आप ला रहे हैं, तो जब पहला जो 5 साल बच्चे को आप 2 साल या 3 साल से ला रहे हैं, खेलकूद और सब, वहां देशभक्ति की भावना ओतप्रोत करने वाला कोई प्रोग्राम किसी ने सलाह नहीं दिया इस पूरे देश में। आप जानते हैं चाइना, जापान, अमेरिका, सब जगह पे जो है सबसे पहले देशभक्ति को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। आज देश में इतने देश विरोधी अभियान हो रहे हैं, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। और दूसरी बात, सोशल के बारे में भी कुछ, मैं नैतिक शिक्षा के बारे में भी इन्होंने इतने लोगों से सलाह लेने के बाद भी मैं 15 घंटे तक YouTube में देखा, सब जगह देखा, लेकिन नैतिक शिक्षा और देशभक्ति की भावना पे कहीं कोई बात नहीं है इस शिक्षा नीति में। तो जब आप पढ़ाकर आप एक अच्छा इंसान, एक देशभक्त इंसान नहीं बना सकते हैं, मुझसे अगर सलाह लिया जाता तो मैं सबसे पहले बच्चों से, चूंकि वहीं से शुरुआत होती है, तो देशभक्ति और नैतिक शिक्षा के माता पिता को न छोड़ें, बुढ़ापे में अपने भाइयों के साथ प्रेम में रहें, सास बहू का लड़ाई झगड़ा ना हो, एक फैमिली को मेंटेन करें, क्योंकि सबसे छोटी इकाई फैमिली है। फैमिली मजबूत होते जाएगा, देश ऑटोमेटिक मजबूत होते जाएगा। तो ये है। अब आप बात कर रहे थे, क्या एक बार फिर से क्वेश्चन को बोलिए। इनोवेटिव की बात हो रही थी, हाँ। क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही थी कि बच्चों में ये जो सर का कहना है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग समाप्त हो रही है, इनोवेटिव नहीं हो पा रहे हैं। एक ऐसा सिलेबस तैयार किया गया है जिसमें कुछ लोग इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो इस परंपरा को वो खत्म करना चाहते हैं। हाँ। तो इस पे आपकी क्या ये तो बहुत अच्छा उनका ये है कि इनोवेशन तो होना ही चाहिए, छोटी छोटी चीजों पे बच्चों को खुद से, जिनका इंटरेस्ट है, जैसे किसी को किताब लिखने में इंटरेस्ट है, किसी को मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है, किसी को टीवी नया नया डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से जाएंगे। लेकिन हमको आश्चर्य इस बात का, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 34 साल के बाद, आज सिनेमा हॉल 34 साल पहले देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए उठा के, एक टीवी, एक रेडियो का स्ट्रक्चर देख लीजिए, मोबाइल आपका चेंज हो जाता है हर 6 महीने में, अलग अलग डेवलपमेंट आता है। लेकिन ये इतना लेट किए हैं, तो इस हिसाब से इनको अभी तो 10 साल कम से कम यहाँ, और भी जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है डेविएट नहीं हो रहा है, कि जो आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो अभी तो 10 साल का लगेगा। पता है, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था प्रेस में, मैं किसी भी सरकारी स्कूल या सरकारी टीचर का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, या किसी भी टीचर का, लेकिन वहां प्रेस वाले जाते हैं और बोलते हैं संडे लिखिए, संडे का स्पेलिंग टीचर से तो SUNDY लिख दिए, मंडे MDY लिख दिए। तो ये सब क्या है? वो तो संजीव जी टीचर की बहाली की बात हो गई, इस पे अलग एक स्वायत्त बोर्ड का इस बार गठन कर दिया गया है, तो वो तो अलग विषय हो गया। हम जरा सा पीयूष जी से बात कर लेते हैं कि अक्टूबर 2015 में पीयूष जी TSR सुब्रमण्यम की कमेटी बनी और उन्होंने 2016 में ही अपना रिपोर्ट दे दिया, और उसके बाद फिर 2017 में एक कमेटी बनाई गई और वो उनका रिपोर्ट 2019 तक आया। तो ऐसा कौन सा, और उसके बाद भी जनता से भी मांगा गया कि आप बताइए कि किस तरह का भाई आपको चाहिए मॉडल, तो इतना समय क्यों लग गया? हमारा देश बहुत विशाल है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत तरह की भाषाएं हैं, और भारत गांव में बसता है। तो कोई भी जब पॉलिसी बने और गांव का हर एक नागरिक जो भारत के सुदूर हिस्से में रहता है, उसके राय बिना जाने बिना कोई पॉलिसी बनाना कितना प्रासंगिक है। और जब इसको बनाने में समय लगने का रीजन था, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो सरकार का उद्देश्य होता है कि कोई ऐसा आदमी ठगा ना जा सके,
तो एक एक पहलू को ध्यान में रखकर मातृभाषा, कितनी भाषाएं होंगी देश में, उन सभी मातृभाषाओं को एक साथ पिरोकर सिलेबस बनाना बहुत कठिन काम था। नहीं, पहले से तो रोल मॉडल बना हुआ था। पहले से 1968 में एक और भी बात मैं आपसे करूं कि 1968 में जिस समय ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हो रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, उस समय जो शैक्षणिक व्यवस्था पे जीडीपी का खर्च होता था वो 6% लगभग जाता था निवेश से, लेकिन 2015-17 में जो है ये 2.7 गया है। तो ये भारत जो है युवाओं का देश है, और यहाँ पे अगर शिक्षा नहीं होगी, युवा लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो फिर कैसे कार्यक्रम होगा? इसमें कितना जीडीपी का लगभग खर्च होना जरूरी है। मिश्रा जी देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6% जीडीपी का दिया जा रहा है, और जिस समय भारत में प्रधानमंत्री जी बने थे मोदी जी, उस समय भारत की स्थिति काफी दयनीय थी। आप देखे होंगे, चाइना अलग से वार कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से अलग था, तो सबसे पहले हमारा नहीं तो सर चाइना, यूएसए जो है, मलेशिया हो गया, भूटान हो गया, ये सब 7% तक देते हैं, आपके शिक्षा नीति पे निवेश करते हैं, लेकिन हमारे देश में 2.7 है, 3 लगभग अप्रोक्सीमेट है। 4.3 था पिछले साल, अभी हम लोगों ने 6% लेके आए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री ने 6% लेके आए हैं। तो 6% बहुत होता है। आपको अभी सामरिक दृष्टिकोण से भारत पीछे है, तो एजुकेशन के साथ साथ इनोवेशन, तब तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग प्रधानमंत्री के माध्यम से क्या हुआ है कि अब जो शिक्षा होगी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां खुलेंगी, लोग इस प्रकार से एजुकेट होंगे कि खुद का रोजगार करेंगे, और जब भारत का इनकम बढ़े, टैक्स पेयर बढ़ेंगे, तो भारत का इनकम बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी के बारे में जब बात कर रहे हैं पीयूष जी, तो हम संजीव जी से भी जानना चाहेंगे कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें ये बात तय किया गया है सर कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो इंडिया के बाहर के होंगे, उनको यहाँ भी अपने यूनिवर्सिटी ब्रांच चलाने की आज्ञा दी जाएगी, वो भी चला सकते हैं। तो ऐसा है सर कि जब अमेरिका में इस तरह का कार्यक्रम होता है, तो कोई यूनिवर्सिटी से अगर कंप्लेन कर देता है लड़का कोई भी, तो वो यूनिवर्सिटी ट्रम्प पे भी केस कर देते हैं, और ट्रम्प को उनका हर्जाना देना पड़ जाता है। तो वैसे यूनिवर्सिटी को भारत में लाना, इस पे आपकी क्या राय है? चुनौतियां बहुत ज्यादा है। हम लोग अमेरिका से और चाइना से और अगर अन्य देशों की तुलना में भारत की शिक्षा व्यवस्था देखें तो अभी बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में आप देखिएगा, यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं तो एक अलग सा मॉडल होता है, उसकी जो सरकारी व्यवस्था होती है जो शिक्षा की, वहां यहाँ की शिक्षा कोई सरकारी आप कॉलेज देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देख लीजिए और वहां की देख लीजिए, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। वो लोग शिक्षा को लेके बहुत ज्यादा जागरूक है, हम लोग उतना नहीं है। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, विदेशों में सर 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है एजुकेशन पे स्टूडेंट कर्ज ले लेते हैं जी, और यहाँ की स्थिति ये है कि जल्दी आपको कर्ज भी नहीं मिलता है कि आप एजुकेशन लोन नहीं ले सकते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है ही, तो ये तो बेसिक स्तर से शुरुआत करने की जरूरत है। आप नैतिक शिक्षा अगर बच्चों से पढ़ाइएगा तो अभी भी 15-20 साल के बाद, यहाँ तो आपको एक छोटा सा काम कराने के लिए आपको बिना पैसे दिए नहीं होता है। यह एक सच्चाई है भारत की, आप मुझे दोष मत दीजिएगा, लेकिन मैं कड़वा सत्य बोलता हूँ। पीयूष जी, एक बात संजीव जी ने कहा था कि भाई देखिए, बिहार के संदर्भ में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार शिक्षा के पायदान पे भी पीछे है। तो संजीव जी ने एक बात कही थी कि यहाँ के टीचरों को जो है संडे मंडे ये बातें टीवी पर आती नहीं, वो पूरे भारत के बारे में, पूरे भारत के बारे में इन्होंने कहा है कि संडे मंडे आती है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और भी कार्यक्रम किया गया है कि 10 साल पे नवीनीकरण किया जाएगा लाइसेंस को। बिल्कुल। तो 10 साल का ये जो नवीनीकरण है, तो अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग बिहार में देख रहे थे कि टीचरों का परीक्षा लिया जा रहा था कि वो योग्य है या नहीं है, तो इस पे भी बवाल मच रहा था। तो ये 10 साल वाली जो प्रक्रिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जब शिक्षक, देखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो पॉलिसी बनाई गई रमेश पारेकर जी द्वारा, उनमें लिखा गया है शिक्षक पढ़ेंगे तो बच्चा भी पढ़ेगा। अभी क्या होता है, केवल बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक नहीं पढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षक को पढ़ाने के लिए काम किया गया है। जिस प्रकार से आप अभी मीडिया लाइन में आप डेली पढ़ते हुए अपने कार्यक्रम के लिए, शिक्षक उतना नहीं पढ़ते। शिक्षक को ट्रेनिंग देना चाहिए, इंटर्नशिप शिक्षक की भी होनी चाहिए, जिस तरह से बच्चों की बनेगी। तो शिक्षा नीति में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, जिसको हम लोग पूरा करेंगे। बीएड को सर 3 साल से 4 साल कर दिया। हाँ, तो अब क्या 4 साल काफी है कि फिर इसको बढ़ाना चाहिए था? 4 साल के साथ साथ आपको तो स्कूल में जाने का, पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तरह तरह का टेस्ट होगा। और इन बातों को थोड़ा सा ड्रॉप करके आप देखेंगे, हम देशभक्ति की बात संजीव जी कर रहे हैं। संजीव जी आधा अधूरा नॉलेज लेके आए हैं।
जब आपकी शिक्षा मातृभाषा में होगी तो क्या आपके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं जागेगी? जब आप कोडिंग सीखेंगे देशभक्ति की भावना नहीं जानेगी। और जब हमारे यहाँ 3 to 5 का लेवल जो होगा उसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक जीवन जीने के लिए सामाजिक विज्ञान के बारे में बात किया जाएगा तो क्या हम लोग देशभक्ति की भावना नहीं सीखेंगे? क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। इतने बड़े देश के लिए इतना बड़ा पॉलिसी लाकर कितना अच्छा काम किया गया है। आप देखेंगे जीडीपी का 6% लाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, संजीव जी एक साहित्यकार हैं और साहित्यिक दृष्टिकोण से भारत सरकार ने यह परिकल्पना की है कि सारे स्कूल में साहित्य कला के बारे में शिक्षा दी जाएगी। संस्कृत जो हमारी मातृभाषा देव भाषा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है, संस्कृत को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आप देखिए ना, हर तरह से हम लोग राम मंदिर बना, तो क्या राम मंदिर बनने से हमारा धर्म और संस्कृति नहीं बढ़ेगी, देशभक्ति नहीं बढ़ेगा? तो सत्ता का मुद्दा है। ये तो सर आप पॉलिटिकल की बात नहीं हम करेंगे, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो हम शिक्षा पे बात करेंगे। संजीव जी ये बताइए कि यूनिवर्सिटियों को स्वायत्त दिया जाएगा। यूनिवर्सिटियां ऐसी व्यवस्था की गई है कि आने वाले 15 साल में जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगे वो सब के सब या तो बड़े यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएंगे जो खुद अपना डिग्री बांटेंगे और कोई किसी के साथ फ्रेंचाइजी नहीं होगा। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेज होते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े बिल्डिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गांव में जो बेसिक, जो अभी भी लाखों गांव ऐसे हैं जहां के जो विद्यार्थी हैं वो बेसिक शिक्षा तक नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। आप बहुत पैसे वाले लोगों के लिए तो आसान हो जाएगा स्ट्रक्चर, लेकिन जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, जो आपका नाला साफ करने वाले का बाल बच्चा, वो लोग इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर पाएंगे क्या, आपको लगता है? और वो लोग लोन प्रोसेस को कर पाएंगे क्या? इसके लिए सरकार ने क्या किया? यहाँ कई राज्य ऐसे भी हैं जी जहाँ पहले जो स्नातक का कार्यक्रम 3 साल का होता था, जी, वहाँ 5 साल हो जाते थे डिग्री मिलते। हाँ, हाँ। और अभी